तो आज अपन जो करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इन्वेंट्रीज। क्या नाम है इसका? ठीक है, ये चैप्टर जो है वो एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स के लिए पूछते हैं। कभी कभी 6 मार्क का क्वेश्चन, कभी 8 मार्क का क्वेश्चन। क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? हाँ भैया इंपॉर्टेंट तो है। अब पहले तो बताओ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से, आप क्या समझते हो इन्वेंट्री? स्टॉक, दूसरा नाम थोड़ी पूछा है। इन्वेंट्री मतलब क्या समझते हो? असेट है, बिल्कुल असेट तो है ये। पर किसे इन्वेंट्री बोलेंगे? जैसे क्या मैं इस कैमरा को बोल सकता हूँ इन्वेंट्री? क्या ये कैमरा हमारे लिए इन्वेंट्री है कि नहीं? क्या ये टीवी हमारे लिए इन्वेंट्री है कि नहीं है? क्या ये टैब हमारे लिए इन्वेंट्री है कि नहीं है? क्या तुम लोग मेरे इन्वेंट्री हो कि नहीं हो? तो आपको बताना है इन्वेंट्री मतलब क्या होता है। किसे इन्वेंट्री बोलेंगे बताओ? गुड्स। गुड्स किसे बोलते हैं? वेरी गुड। जिसको नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या करते हैं? मतलब आपने कोई चीज ली है, क्यों ली है? उसको रीसेल करने के लिए। किसके लिए लिया है? ये आपने कोई सामान खरीदा है ताकि आप उसको वापस बेच सको, उससे कुछ कमा सको। ठीक है, तो उसे बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? और ऐसा गुड्स जो अभी तक सेल नहीं हुआ है उसके बोलते हैं अपन इन्वेंट्री। तो क्या आप बताइए, क्या मैं इस कैमरे को बेच रहा हूँ? नहीं ना। क्या मैं इस एलईडी लाइट को बेच रहा हूँ? नहीं। क्या मैं टीवी को बेच रहा हूँ? नहीं। क्या ये मेरी इन्वेंट्रीज है? आंसर इज नो। तो जैसे ये टीवी है, ये वन प्लस कंपनी के लिए क्या होगा? इन्वेंट्री, क्योंकि वो वन प्लस कंपनी क्या कहती है, इसको बेच रही, इसके लिए क्या हुआ ये इन्वेंट्री। तो सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन लिखा कि भाई इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो इन्वेंट्री का मतलब क्या है। इन्वेंट्री सबसे पहले तो जैसे आपने बोला असेट है, क्या है अपने लिए? समझ में आया कि नहीं आया? असेट मतलब खुशी, लायबिलिटी मतलब टेंशन। तो क्या मुझे उस इन्वेंट्री से फ्यूचर में खुशी मिलने वाली? नहीं मिलने वाली? मिलने वाली। जब सेल होगा तो पैसा मिलेगा। और सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, जिसको अपन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस करते हैं, बेचते हैं, उसे बोलते हैं इन्वेंट्री। या फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या वो सेल के प्रोडक्शन में काम आ रही है। या फिर फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई एंड कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी स्पेयर सर्विस इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। इतना सब कुछ सिस्टम। अभी क्या बोला वो समझते हैं अपन। कभी कभी हम लोग ट्रेडर होते हैं। क्या होते हैं हम? ट्रेडर मतलब जो बना बनाया गुड्स लेता है और उसको बेचता है, तो होते हैं ट्रेडर। एक होता है मैन्युफैक्चरर। कौन होता है? जो क्या करेगा, रॉ मटेरियल लेगा, उसका शेप चेंज करेगा और फिर उसको बेचेगा, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। तो तुम ट्रेडर हो तो तुम क्या करो, जो गुड्स लिया तुमने उसी को तुम बेचने वाले हो। तो सिंपल हो गया, वही जिसको आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस बेचोगे वो तुम्हारे लिए इन्वेंट्री हो गया। बट जरूरी नहीं कि हर बार हम क्या होंगे, ट्रेडर होंगे। कई बार हम मैन्युफैक्चरर होते हैं। कौन होता है? ठीक है, तो मैं कई बार क्या होता हूँ, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता हूँ। नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पानी पूरी वाला हूँ, मैं तो मैं क्या लेता हूँ, मैं पानी पूरी ला के थोड़ी बेचता हूँ। क्या करते हैं, आलू लेते हैं, टमाटर लेते हैं, मैदा लेते हैं, ठीक है, पानी लेते हैं, और उससे अपन कुछ नया बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन? पानी पूरी। और फिर बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ पानी पूरी हो गए। क्या हो गया अपन? क्योंकि क्या पानी पूरी जो मैंने मैदा लिया है, जो आटा लिया है, क्या उसी को मैं बेच रहा हूँ? उसका फॉर्म चेंज करके बेच रहा हूँ। हम उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं। हम उस पानी को, हम उस मैदे को, हम उस आटे को, हम उस टमाटर को, हम उस प्याज को काट के कुछ और शेप में पानी पूरी बोल के बेच। तो वी आर द मैन्युफैक्चरर, बराबर है। तो अब मुझे तो पानी पूरी के लिए मुझे मैंने क्या चीज यूज की, पानी पूरी के प्रोडक्शन में क्या चीज मैंने यूज की है? टमाटर यूज किया है, पानी यूज किया है, वो जीरा, ठीक है, मैदा, आटा, जो भी जिससे बनता है वो सब चीज हमने यूज की कि नहीं की? तो ये सब जो है, जो अपना इंग्रेडिएंट्स है अपने पास में, ये सब अपने लिए क्या है? रॉ मटेरियल। क्या है अपने पास में? तो दिस रॉ मटेरियल आर ऑल्सो योर इन्वेंट्री। अगर वो सेल नहीं हुए तो तुम्हारे पास में पड़, जैसे मैं फर्नीचर वाला है, कौन है मैं? ये फर्नीचर बेचता है, मैं बना के। तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? क्या होगा? लकड़ी। क्या होगा? लकड़ी, वुड होगी। ठीक है, उस वुड को मैं लूंगा, इसको काटेंगे अपन, और ये
सरमाइका वरमाइका लेंगे, स्टील लेंगे और उसको एक फर्नीचर का शेप बना के बेचेंगे। तो दिस ऑल रॉ मटेरियल लाइक वुड, सरमाइका एंड स्टील ऑल आर माय इन्वेंटरी। क्या है ये मेरे लिए? इन्वेंटरी। बेसिकली दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर मी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी इन्वेंटरी में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कई बार हम सर्विस देते हैं, क्या देते हैं, और उसमें भी कई बार कंज्यूमेबल्स हम यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं डॉक्टर हूँ, कौन हूँ मैं? ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, कौन हूँ मैं? और मैं क्या करता हूँ, सर्विस देता हूँ, लोगों का ट्रीटमेंट करता हूँ। तो आपको पता है कई बार डॉक्टर वो दवाई खुद से देते हैं, लाल पीली गोली होती है जो खुद के पास पड़ी होती है वो देते हैं। तो जो लाल पीली व्हाइट कलर की जो गोली होती है वो खुद के पास से देते हैं, उसके लिए क्या हो गया, कंज्यूमेबल्स, मतलब वो सर्विस में यूज कर रहे हैं। तो मान लो डॉक्टर के पास ना कुछ 2 लाख की गोलियां पड़ी है जो आपको बेचने वाला, देने वाला है, तो वो सब भी उसके लिए क्या हो गया, इन्वेंट्री। क्या हो गया उसके लिए? समझ में आया कि नहीं आया? तो वो भी इन्वेंट्री में माना जाएगा। अब ना तो वो रॉ मटेरियल है क्योंकि वो बना तो नहीं रहा, डॉक्टर बना थोड़ी रहा है ना, वो दवाइयाँ बेच रहा है, बेच नहीं रहा, तुमको मतलब ठीक करने में दे रहा है। पर जो वो तुमको दवाइयाँ ठीक करने में देता है तो उसकी जो फीस होती है उसमें वो भी इंक्लूड होती है, दवाई का भी इंक्लूड होता है। तो उसको भी अपन किस में लेंगे? इन्वेंट्री की डेफिनेशन में लेंगे। ठीक है, बंद कर दो ये फैन, कितना बज रहा है, गर्मी लग रही है, ये बंद कर दो। बंद कर दो दरवाजा, बंद। ठीक है, तो इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें आती है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इन्वेंट्री में इतनी सारी चीजें आती है। सबसे पहले इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर तो अलग बात है, इफ यू आर ट्रेडर तो अलग बात है। ट्रेडर हो तो सिंपल है, जो गुड्स तुम ट्रेड कर रहे हो वो तुम्हारा इन्वेंट्री हो गया। बट इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर देन रॉ मटेरियल आएगा, WIP आएगा, फिनिश गुड्स आएगा। अब ये क्या होता है रॉ मटेरियल, मतलब मैंने क्या बोला, अगर तुम फर्नीचर वाले तो लकड़ी तुम्हारे लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। जो फर्नीचर बनकर रेडी हो गया तुम्हारे लिए फिनिश गुड्स। अब बीच में मान लो ये फर्नीचर में बना रहा हूँ, पर मैंने ये स्टील डाल दिया, ऊपर वाला जो है ना वो नहीं डाला है, नीचे वाला डाल दिया, तो हमने तो ये फर्नीचर ना लकड़ी है, अभी बीच का बच गया, क्या हो गया ये, WIP। क्या हो गया ये? चलो हम आम का अचार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं अपन? एक तो होता है कैरी जो अपनी होती है, आम होता है वो बना होता है। तो उस आम को काट के अपन मसाला डाल के ऑयल डाल के एक जार में रखते हैं कुछ दिन के लिए, तब वो जगह अचार बनता है। तो मान लो मैंने आम को काट लिया, उसके ऊपर मसाला डाल दिया, बट ऑयल डालना बाकी है, वो ऐसे ही पड़ा है, तो क्या अब वो आम बचा? तो क्या वो अचार भी बन गया? नहीं। अब वो क्या है, बीच वाला प्रोसेस है, उसके बोलते हैं WIP। क्या बोलते हैं इसको? तो वो WIP भी तुम्हारा इन्वेंट्री की डेफिनेशन में माना जाए। इसके अलावा स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, ये जो होते हैं इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे। स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं? हाँ, कई बार हम क्या बोलते हैं उन्हें, बोलते हैं लूज टूल्स। क्या बोलते हैं इनको? तो लूज टूल्स भी आपका इन्वेंट्री का पार्ट होता है। और कई बार क्या होता है बड़ी बड़ी मशीनें होती है, क्या होती है बड़ी बड़ी, उसमें क्या होता है स्पेयर पार्ट अलग से पार्ट्स रखे जाते हैं। तो चलो मशीन खराब होगी, दुकान में रुकना नहीं चाहिए, तो अगर वो पार्ट जो है तुम्हारा वो कॉमनली किसी भी मशीन में यूज हो जाएगा, तो उसे अपन बोलते हैं स्पेयर पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? तो वो भी आपकी इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा। इसके अलावा जो पैकिंग मटेरियल होता है बेटा, वो भी आपका इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा, बट वो पैकिंग मटेरियल जरूरी होना चाहिए उस गुड्स को बेचने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिस्लेरी किस चीज का बिजनेस करता है मुझे बताओ? पानी का। बिस्लेरी बेसिकली क्या बेचता है? पानी बेचता है। क्या बेचता है? बोतल तो नहीं बेचता, पानी बेचता है ना। बिना बोतल के पानी बेच सकता है? लॉजिकली सोचिए, क्या बिना बोतल के बिस्लेरी पानी बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? तो बिस्लेरी के पास में पानी से ज्यादा महंगी चीज होती है वो बोतल होती है प्लास्टिक की। पानी तो कैसा उनको उसको सस्ते में पड़ता है, फिल्टर ही करना है, उसकी कॉस्ट तो 1 रुपये आती है। और जो प्लास्टिक की बोतल होती है उनकी कॉस्ट तो 2-3 रुपये आती है। अब मुझे बताइए उसके महंगा क्या है, पानी की बोतल है, बोतल तो बहुत सारी बोतलें पड़ी है। अब वो बोतलों को इन्वेंट्री मानना है कि नहीं मानना है? क्योंकि देखो बिस्लेरी न तो उसको यू क्या बोलते हैं बेच रहा है, बोतल को बेच रहा नहीं है, तो कुछ तो है ही नहीं। समझ में आया ना? उस प्लास्टिक की बोतल से पानी बन रहा है, तो रॉ मटेरियल भी नहीं हो गया। ये बोतल उसके लिए क्या है, पैकिंग मटेरियल। क्या है इसके लिए? तो क्या उसको इन्वेंट्री में लेना है कि नहीं लेना है? तो ये बोलता है अगर वो जरूरी है उसके लिए तो उसके बिना सेल नहीं हो सकता, तो ये तुम्हारा पैकिंग मटेरियल भी इन्वेंट्री का पार्ट माना। से अपना बिजनेस है ऑयल बेचना, ऑयल जो है अपन ऐसे तो बेच नहीं सकते, वो टीन के डिब्बे आते हैं बड़े बड़े, उसमें डालना पड़ेगा फिर बेचेंगे। टीन के डिब्बे भी अपने लिए क्या है, इन्वेंट्री।
समझ में आया कि नहीं, समझा? तो इस तरह से अपन इन्वेंट्री की डेफिनेशन में ये सब चीजें ली है। और दूसरा आता है सर, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन राइट करना क्यों जरूरी है? क्यों आप हमको बता दो कि ये चीजें इन्वेंट्री में आ रही है, ये नहीं आ रही है, क्या फर्क पड़ता है इन्वेंट्री में? लू तो भी क्या फर्क पड़ता है, उसको नहीं भी लू तो क्या फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन है। तो आप समझिए, किसी भी चीज को इन्वेंट्री में लेने से क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इन्वेंट्री और प्रॉफिट का सीधा लिंक होता है। क्या बोला मैंने? इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट का कैसा लिंक होता है? इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट का सीधा लिंक होता है। जब मेरा इन्वेंट्री इंक्रीज होगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा? इंक्रीज। और जब मेरा इन्वेंट्री डिक्रीज होगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। आप समझिए मेरा रिलेशन क्या है। तो देखो, मेरा क्लोजिंग स्टॉक और मेरे नेट प्रॉफिट का सीधा लिंक है। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है, क्या किया मैंने क्लोजिंग स्टॉक को, तो मेरा नेट प्रॉफिट भी क्या हुआ है? ओवर वैल्यू। ये ध्यान में रखना। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है, क्या हुआ है? तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट भी क्या हुआ है? अंडर वैल्यूड। ये आपको कैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग पीनल अकाउंट है, ठीक है, मैं साथ में बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेरा ओपनिंग स्टॉक सपोज करो 100 रुपये, मेरा परचेजेस सपोज करो 200 रुपये है, मेरा सेल्स मान लेते 400 रुपये, और मेरा क्लोज स्टॉक मान लेते 50 रुपये। इसके हिसाब से मेरा जो प्रॉफिट आएगा, 400 में से 300 चला गया, कितना बचेगा? 150। 150 आ जाएगा। कहीं तुमको समझ में आया? अभी मुझे क्या प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है तो मैंने दिमाग चलाया, मैंने बोला इस स्टॉक को कम कर लेते हैं। मैंने बोला स्टॉक 50 का है ही नहीं मेरे पास, गलत वैल्यू भी है। स्टॉक तो मेरा 20 रुपये का है, कितने का है? अब इससे क्या होगा वो देखिए, पहले 150 प्रॉफिट था, ठीक है, फिर मैं स्टॉक अगर 20 रुपये कर लेता हूँ, मैंने 50 से 20 आया, कितना कम किया? 30। अब देखिए, अब मेरा प्रॉफिट बताओ कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 150 से 120 हो गया, मतलब प्रॉफिट भी कितना कम हो गया? 30। जितना मैंने अपना स्टॉक कम किया उतना प्रॉफिट भी मेरा क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेशन, वो कम किया तो ये भी कम हो गया। चलो और देखो, अब देखो, अब मैंने बोला यार मेरा प्रॉफिट तो बहुत कम आ रहा है, 150 का प्रॉफिट आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, मेरा इन्वेंट्री तो बहुत बढ़िया वाला इन्वेंट्री है। कैसा इन्वेंट्री है? बहुत बढ़िया वाला। मैंने बोला इसका वैल्यू तो 200 रुपये, कितना है? 400। और यहाँ पे देखिए 150 से आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, 50 से 200 कर लिया, 150 से इंक्रीज हो। चेक करो, ये भी तुम्हारा कितना हो गया? 3। ये भी 150 से बढ़ गया। मतलब जितना आपने क्लोजिंग स्टॉक कम किया उतना प्रॉफिट भी कम हो गया, और जितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया उतना प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या बोलते हैं इसको? ये तो ये ट्रू एंड फॉल्स में आता है, कभी कभी ध्यान रखना। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड देन प्रॉफिट इज ओवर वैल्यूड, फॉल्स, क्योंकि सीधा लिंक होता है। प्रॉफिट अंडर वैल्यूड किया, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू था तो प्रॉफिट भी अंडर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो प्रॉफिट भी क्या है? ओवर। समझ में तुमको? क्या ओपनिंग स्टॉक का उल्टा रिलेशन होता है, क्लोजिंग तो सीधा होता है, ओपनिंग का उल्टा होता है। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं उसमें रिवर्स रिलेशन है। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने ज्यादा लिया तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो कम मैंने किया।
और अगर ओपनिंग स्टॉक मैंने कम दिखा, अंडर वैल्यू किया, मैंने अपना नेट प्रॉफिट ओवर वैल्यू कर, ये ध्यान में रखना, तो उनका उल्टा रिलेशन होता है। ऐसे एग्जाम्पल बताओ। ओपनिंग स्टॉक 100 रुपये, परचेज 500 रुपये, 700 रुपये, और एक क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं 300 रुपये। देखो 1000 इधर हो गया, 600 उधर, तो नेट प्रॉफिट 400। मैं बोल रहा हूँ मुझे इसको 20 से कम करना है, 20 पे करना है। 100 का 20 हो गया, 80 रुपये कम किया मैंने ओपनिंग स्टॉक। देखो 1000 में से 520 गया, ये भी क्या हो गया, ये बढ़ गया। ये देखो ये कितना हो गया, 480। बराबर, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक 80 से कम किया तो मेरा प्रॉफिट 80 से बढ़ गया। क्या इनका सीधा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है? उल्टा, एडवर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन है। चलो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको समझ में आया? कॉपी कर लो। चलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपने देखिए, क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर स्टेट है, तो प्रॉफिट भी क्या है, ओपनिंग स्टॉक ओवर मतलब क्लोजिंग प्रॉफिट क्या है, अंडर स्टेट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर स्टेट तो प्रॉफिट भी क्या है, अंडर स्टेट। और ओपनिंग स्टॉक जो अंडर स्टेट तो प्रॉफिट भी क्या है, ओवर स्टेट। इनका क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का सीधा लिंक है, और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का उल्टा लिंक। ठीक है, अभी इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है, ये वो देख लेते हैं। तो इन्वेंट्री की वैल्यू करने के लिए नॉर्मल सा रूल है, इन्वेंट्री
should be valued at cost for NRV whichever is low। अब समझिए इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है। अब देखो इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, उसका नाम है AS2। क्या नाम है उसका? गवर्नमेंट मतलब लॉ में अलग से सेक्शन होती है ना, वैसे अकाउंट्स में AS होता है, इसलिए AS बना हुआ है AS2 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2। Inventories should be valued at cost for NRV whichever lower। AS2 क्या बोलता है कि इन्वेंट्री को आपको वैल्यू करना चाहिए कॉस्ट और NRV whichever is। अब इसके लिए आपको दो वर्ड समझना पड़ेगा, कॉस्ट क्या होता है, NRV क्या होता है, बराबर ना। सबसे पहले कॉस्ट को समझते हैं। कॉस्ट मतलब क्या? तो देखो सबसे पहले आपको लेना है परचेज प्राइस। क्या लेना है? आपने जब वो इन्वेंट्री खरीदी होगी तो कितने में खरीदी होगी, तो परचेज। उसमें से अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो माइनस कर लेना। क्या माइनस करना है? ट्रेड डिस्काउंट जो है तो वो माइनस कर लेना। ठीक है, कैश डिस्काउंट नहीं बोला, कौन सा डिस्काउंट बोला? ट्रेड डिस्काउंट। इसके अलावा कोई टैक्सेस पेड किए हैं उसको लेने में, वो टैक्सेस ऐड करने हैं, बट वो टैक्सेस होने चाहिए नॉन रिफंडेबल। कौन सा होना चाहिए? अगर आपने कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस लिया है तो वो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इसमें ऐड करना है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? उसको लाने में जो भी खर्चा हुआ है वो सब इसमें क्या होता है? ऐड। एक बार वो चीज़ तुम्हारे गोदाम में आ गई, मतलब जो लोकेशन चाहिए वहां पे आ गई, बस उसके बाद के खर्चे कभी उसमें ऐड होते हैं, वो ध्यान रखना। इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन खर्चों को आप कॉस्ट में मत लेना, ठीक है, इन खर्चों को अपन कॉस्ट में नहीं लेंगे। कौन कौन सा? कैश डिस्काउंट, रिफंडेबल टैक्सेस, रिफंडेबल टैक्स मतलब होता है जिनकी इनपुट क्रेडिट मिलती है। क्या मिलती है? हाँ, एलिजिबल और इनपुट क्रेडिट। ये इनपुट क्रेडिट क्या होते हैं GST के टाइम पे समझाऊंगा आपको बाकी। इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंस, रेंट, सैलरीज, एबनॉर्मल लॉसेस एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब एक बार गोदाम में पहुंचने के बाद ये जो खर्चे होते हैं वो सब इसी कॉस्ट में कभी ऐड होते हैं? गोदाम में पहुंचने से पहले खर्चे वो ऐड होते हैं। गोदाम में पहुंच गया उसके बाद आप रेंट पे करते हो, सैलरी पे करते हो, स्टाफ को एडवर्टाइजमेंट करते हो, वो सब इसमें ऐड होंगे नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह वो भी सब नहीं होते हैं, ये वो सब बाद में खर्चे होते हैं। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को प्यार से फाइनेंस चार्जेस बोलते हैं, एक्सेट्रा, वो सब नहीं होते। इनको अपने को इसमें ऐड करना। जब आप इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? कॉस्ट। उसके से इन सबको इग्नोर मारना, ये सब नहीं लिखना है, तो मतलब नहीं है, इसका पार्ट होते ही नहीं है। ये वाले जो है ना, ये वाले आपको देखने। परचेज प्राइस, उसको डिस्काउंट मिला। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये पेन लेने का बिजनेस करता है, ये पेन का MRP है 100 रुपये। कितना MRP है? मैंने बोला भाई डिस्काउंट दे, तो उसने बोला 10 रुपये डिस्काउंट दे, तो 10 रुपये डिस्काउंट किया, तो बताओ कितने में पड़ा पेन मुझको? 90। फिर उसने बोला इसके ऊपर GST जाएगा 2 रुपया। मैंने बोला उसका क्रेडिट मिलेगा? बोला नहीं मिलेगा, वो तो गया आपकी जेब से जाएगा। मैंने बोला ठीक है 2 रुपये इसमें ऐड कर लो, बताओ कितने में हो गया? 92। अब तक ये पेन की कॉस्ट मेरे लिए कितनी हो गई? 92।
फिर बोला सर इसको कुरियर से भेजना पड़ेगा, उसका 5 रुपया एक्स्ट्रा जाएगा। बोला, ठीक है। अब बताओ इसको लाने में कितना खर्चा हो गया मेरे पास, 97। अब वो यहाँ पे आ गया, अब उसके बाद ये खर्चे इसमें ऐड नहीं। मतलब एक तरह से ये सब खर्चे जो है ना नीचे वाले, ये सब इनडायरेक्ट खर्चे। कौन से खर्चे हैं जो प्रॉफिट लॉस में आते हैं? प्रॉफिट लॉस में जो खर्चे आते हैं वो इसमें ऐड नहीं होते। जो ट्रेडिंग तक के खर्चे जो होते हैं ना वो सब इसमें ऐड होते हैं। क्या ये आपको समझ में आया? कॉपी करो। ठीक है।
अब अपने को दूसरा मतलब समझना है एनआरवी का मतलब। एनआरवी मतलब क्या? पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आप जो प्रोडक्ट है उसको एस्टिमेट कितने प्राइस में बेचने वाले हो, उसमें से आपको दो चीज माइनस करनी है याद से। फर्स्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। जब इसको आप बेचोगे तो क्या बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा? और दूसरा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। फिर मान लो गुड्स आधा अधूरा बना है तो उसको कंप्लीट करने में जो खर्चा करना पड़ेगा, तो अपन प्यार से बोलेंगे एनआरवी। क्या बोलेंगे इसको प्यार से? बस तो समझ लेते हैं इसको कि जैसे मान लो मैं ये फर्नीचर बना रहा, क्या बना रहा है मैं? एक तो मेरी कॉस्ट हुई, कॉस्ट मतलब मैंने लकड़ी ली, तो लकड़ी का कॉस्ट हो गया मेरे पास। फिर मैंने फेविकॉल लाया, सरमाइका लाया, स्टील लाया, इन सब कॉस्ट, और मजदूर आया उसने बनाया, तो ये सब मेरी कॉस्ट यहाँ तक इसमें आ गई। अब मुझे इसकी एनआरवी निकालनी है। अभी देखो ये फर्नीचर मेरे पास ही पड़ा है, तभी तो इन्वेंट्री है। बेचा होता तो इन्वेंट्री कैसे होता? तो सेल हो गया। तो ये फर्नीचर अभी भी मेरे पास में पड़ा है, सेल हुआ? सेल हुआ? मर जाओ सब, जोर से तो बोलो, सेल हुआ? हाँ, तो अभी तक ये सेल हुआ नहीं। स्टोरी सुनो। हाँ, अब स्टोरी फिल कराता हूँ। ठीक है, तो अभी एनआरवी की बात करते हैं कि ये फर्नीचर एट द एंड में कितने में सेल होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो मान लो ये फर्नीचर में 10,000 में बेचेगा, कितने में बेचेगा? तो मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा? 10,000 रुपए। पर मान लो ये फर्नीचर जो बेचना है उसके लिए जब मैं ये फर्नीचर बेचूंगा 10,000 में, तो मुझे उसकी डिलीवरी भी करनी पड़ेगी उसको, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। तो मान लो 1,000 रुपए का मेरा वो खर्चा भी हो गया इसको सेल करने के लिए, वो फिक्स करना ही पड़ेगा, तो अपनी जेब से करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्या इसका मुझे 10,000 मिलेगा हाथ में कि 9,000 आएगा? एक दिन में मेरे हाथ में इसको बेचने में कितना पैसा हाथ में आएगा? 9,000। क्या ये तुमको समझ में आया? अब कभी कभी क्या होता है, अपना गुड्स जो होता है तो पूरा बन के रेडी नहीं होता, आधा अधूरा होता है। उस केस में उसको पूरा करने में जो खर्चा एक्स्ट्रा होने वाला है वो भी इसमें से माइनस कर लेना। तो जैसे मान लेते हैं, देखो ये फर्नीचर है, ये आधा ही बना है, इसके ऊपर ये ऊपर सरमाइका लगनी बाकी है, बाकी तो रेडी है, बाद में सेल हो जाएगा। जब मैं इसको फर्नीचर को बेचेगा तो मान लेते 10,000 में बेचेगा, कितने में बेचेगा? और 1,000 रुपये का डिलीवरी करना पड़ेगा मुझे, उसका कॉस्ट हो गया। अभी मुझे बताओ क्या मेरे हाथ में 10,000 आएगा कि अभी सरमाइका भी लगाना बाकी है? सरमाइका लगाना बाकी है, तो मान लो 500 रुपए की सरमाइका जाएगा इसको। तो मेरे हाथ में क्या इसको बेचने पे अभी 10,000 रुपए आए, 9,000 आएंगे कि 500 और कमाएगा? 500 और कमाएगा, तो 500 बीच में से माइनस कर दो। एट द एंड में जो आज कंडीशन में है उसको मैं बेचूंगा तो मेरे हाथ में कितना आएगा? 8,500। तो ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन तभी आएगा जब तुम्हारा गुड्स आधा अधूरा बना है। कैसे बना है? पूरा बना तो बात खत्म, नहीं तो कंप्लीटेशन कॉस्ट है ही नहीं, बन के रेडी। आधा बना है तो आपको खर्चा भी माइनस करना। समझ में आया? अब क्या करना है आपको, जो रूल है वो क्या बोलता है कि जो तुमने कॉस्ट निकाली है ये वाली, और जो तुमने एनआरवी निकाली है, आपको दोनों में से विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना है इन्वेंट्री। क्यों सर? प्रूडेंस के हिसाब से। किसके हिसाब से? प्रूडेंस क्या बोलता है ध्यान से समझना। प्रूडेंस क्या बोलता है? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले से बुक करो, बट फ्यूचर में कोई गेन होगा तो उसको अभी बुक मत करो, जब होगा तब करो। कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं इसको प्यार से। ठीक है, अब सुनना ये क्या बोल रहा है कि मान लो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ध्यान से समझना। मैंने ये मोबाइल फोन परचेज किया। मैं मोबाइल वाला है, ठीक, मोबाइल खरीदता बेचता है, तो मैंने ये मोबाइल फोन परचेज किया। तो ये देखो टू परचेज, अपना मोबाइल फोन आ गया। मान लेते हैं ये 1,00,000 रुपए में परचेज किया। कितने में परचेज किया? ठीक है, अभी इसको मैंने नहीं बेचा, बेचा मेरे पास ही पड़ा है, तो मेरा सेल तो हुआ ही नहीं। पर ईयर एंड में मेरा क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक में आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक में मैं इसका कितना वैल्यू करूँ वो समझ। दो केस हो सकता है, या तो ईयर एंड में मेरा 3 केस, या तो ईयर एंड में मेरे मोबाइल का वैल्यू अभी भी 1,00,000 रुपए ही है, तो 1,00,000 में दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। दूसरा, मेरे फोन का वैल्यू, क्योंकि ये आईफोन 14 है
तो अभी मार्केट में आईफोन 15, 16, 17 आ गए, बेचारे इसका वैल्यू कम हो गया, अब ये मिलता है 80,000 में। कितने में मिल जाएगा मुझे बताओ? अब मेरा फोन का वैल्यू 1,80,000 है, तो प्रूडेंस क्या बोलता है, अगर तूने 1 लाख पे वैल्यू किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, बट तू अगर इसको 80,000 पे वैल्यू करेगा तो फ्यूचर में होने वाला लॉस 20,000 बुक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो चेक करो तुम्हारा इस साल क्या होगा, नेट लॉस आ गया। कितना लॉस आ गया? 20,000 का। ये फ्यूचर में होने वाला लॉस बुक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो मुझे तो क्या मैंने कॉस्ट पे वैल्यू किया कि एनआरवी पे किया? एनआरवी पे। विच एवर इज लोअर, कॉस्ट 1 लाख, एनआरवी 80,000, विच एवर इज, देखो मैंने क्या बोला, मेरी कॉस्ट जो है वो 1 लाख, मेरी जो एनआरवी है वो आपने बोला सर 80,000 रुपये होगी। क्या मुझे 1 लाख पे वैल्यू करना है, 80 पे करना है? 80, मैंने लोअर पे वैल्यू किया। दूसरा, सर जरूरी थोड़ी है कि आपका फोन का वैल्यू कम ही होगा, बराबर ना? मान लेते हैं मार्केट में क्या हुआ, आईफोन वाली जो कंपनी है, ठीक है, अभी वो बंद होने वाली, क्या होने वाली है? तो अभी ऐसा हो गया कि अब फ्यूचर में कोई आईफोन किसी को मिलेगा नहीं, अब जिसके पास भी आईफोन होगा वो बहुत कीमती माना जाएगा। अरे वाह क्या बात, समझ में आया कि नहीं आया? मान लेते हैं मेरे पास में सोने की रिंग है, किसकी रिंग है? तो अपना सोने का बिजनेस है, तो मेरा ये इन्वेंट्री है सोने का ये वाला। अभी गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे सोना इंडिया में खत्म हो गया, अब जिनके पास सोना है उनकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो मेरा क्या हुआ है, मान लेते ये फोन पे भी ऐसे ही हुआ, तो ये फोन की वैल्यू की 1,80,000 रुपए, कितनी होगी? तो इसकी देखो कॉस्ट तो 1 लाख थी, मैंने लिए तो 1 लाख में था, बट मार्केट में सडनली क्या हो गया कि इसकी एनआरवी बढ़ गई। क्या होगी इसकी एनआरवी? तो मान लीजिए इसकी एनआरवी 1,80,000 होगी, तो ये बोलता तूने 1,80,000 पे वैल्यू किया तो तू प्रॉफिट दिखाएगा, तो इधर टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या डील में फोन को बेचा है कि तुम्हारे पास में ही है? तुम्हारे पास में बेचा तो है ही नहीं, तो आपने 80 का प्रॉफिट दिखा दिया, तो प्रूडेंस का प्रॉब्लम हो गया। प्रूडेंस क्या बोलता है, फ्यूचर में होने वाले गेन को बुक करने का, तो फोन ही नहीं बेचा तो कैसे गेन बुक कर सकता है? तो अपन 1,80,000 पे बुक करेंगे, तो मैं किस पे बुक करूंगा, 1 लाख पे कि 1,80,000 पे? 1 लाख पे। तो दोनों में से हायर आएगा लोअर आया? लोअर। दोनों ही केस में आप देख लो, दोनों ही केस में मेरा जो आंसर आ रहा है वो लोअर आ रहा है। इसलिए रूल क्या बन गया, आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, बट किसपे वैल्यू करना है? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज प्रूडेंस। आया समझ में? कंजर्वेटिज्म। आगे बढ़ते हैं। अब जब सर आप कंपैरिजन कर रहे हो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का, तो क्या आपको आइटम बाय आइटम करना है कि टोटल करना है? जैसे मान लो मेरी कंपनी में 4 प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है? जैसे मैं कैमरा भी बेचता है, मैं ये टीवी भी बेचता है और मैं टैब भी बेचता है। कैमरा की कॉस्ट अलग है, एनआरवी अलग है, इसकी कॉस्ट अलग है, इसकी एनआरवी अलग है, इसकी कॉस्ट अलग है, इसकी एनआरवी अलग है। तो क्या मैं तीनों की कॉस्ट को ऐड करूंगा ईयर एंड में और तीनों की एनआरवी को ऐड करूंगा, फिर कंपैरिजन करूंगा कि इंडिविजुअल इसकी अलग कॉस्ट, इसकी अलग एनआरवी, इसकी अलग कॉस्ट, इसकी अलग एनआरवी, इसकी अलग कॉस्ट, इसकी अलग एनआरवी। तो क्या आपको टोटल मांगे करना है कि अलग करना है? ठीक है, तो अपना एएस क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा वो जो गुड्स है, क्या जो तुम्हारा गुड्स है वो इंटरचेंजेबल है, क्या है, या इंटरडिपेंडेंट है, तो तुम टोटल कर सकते हो, और इंटरचेंजेबल नहीं है तो फिर टोटल नहीं कर सकते, फिर इंडिविजुअल ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटरचेंजेबल मतलब क्या? सिमिलर गुड्स, क्या कि अगर वो नहीं है तो दूसरा चलेगा। जैसे तुमको प्यास लगी है, क्या लगी है, बहुत जोर से प्यास लगी है, और दुकान पे गए, वहां पे बिस्लेरी की बोतल नहीं थी, तो लगी, क्या तुम पैसे मरोगे? क्या करोगे? माफी ना, घर पे गेस्ट आए तुम्हारे, मम्मी ने बोला डीमार्ट पास में था, बेटा डीमार्ट जा, वहां से थम्सअप लेके आ जा। तुम गए वहां पे, थम्सअप नहीं दिखा, को करना पड़ा था, घर पे प्यासे बेचारे वो गेस्ट वेट कर रहे हैं, तो उनको पैसे मांगे, क्या लेंगे, कोला लेंगे या मिरिंडा जो भी है, मतलब कोल्ड ड्रिंक लेके जाएंगे। दिस गुड्स आर कॉल्ड इंटरचेंज, क्या बोलते हैं इनको? तुम दुकान में गए, वहां पर कोको कोला नहीं मिला, समझ में आया? ऊपर टी शर्ट पड़ा था, टी शर्ट लेके आ, क्या ये गुड्स इंटरचेंजेबल है? मम्मी कोको कोला नहीं मिला, गैस को टी शर्ट दे दो, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो क्या ये गुड्स इंटरचेंजेबल है कि नहीं है? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब तुम्हारा गुड सिमिलर होता है ना, तो आप टोटल मार्केट करो चलेगा, वो आइटम बाय आइटम नहीं करेगा, ठीक है? और बट जब तुम्हारा गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आइटम बाय आइटम पड़ेगा। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, वो कर लेते हैं अपन। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स। एक कंपनी सुरेखा, वो 3 प्रोडक्ट्स से मेल है, PQR, which are neither similar nor interchangeable। ना तो ये सिमिलर नॉन इंटरचेंजेबल, जैसे मान लो P है वॉशिंग मशीन, Q है टीवी, और R मान लेते हैं फ्रिज, तो ये सब गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है, एक दूसरे अलग है पूरे।
अब इनकी कॉस्ट देखो 38, 29, 17, इनकी एनआरबी 42, 29, 14। तो क्या मुझे आइटम बाय आइटम करना चाहिए कि टोटल मार के कर लो? समझ में आया? टोटल में क्या होगा, तीनों का टोटल मारेंगे, इसका भी टोटल मारेंगे, फिर कंपैरिजन होगा। आइटम बाय आइटम में टोटल नहीं मारना है, एक एक करेंगे अब। क्या लगता है, क्या ये गुड्स इंटरचेंजेबल है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या टोटल मारना है कि आइटम बाय आइटम करना है? आइटम बाय। तो मुझे बताओ आइटम बाय आइटम कैसे होगा। सबसे पहले कॉस्ट एनआरबी, अब दोनों में से लोअर कौन है वो देखिए। 38 की 42, 38, 29 की 29, को भी उठा लो 29, 17 की 40, 14, ये तुम्हारी इन्वेंट्री। समझ में आया कि नहीं है? Inventories are to be valued at lower of cost or NRV. Inventory are usually written down to NRV on item by item basis. The value of closing stock is determined as PQR. Cost NRV आपने lower लिया 38, 29, 14, तो कितना हो गया 80। अगर ये गुड्स इंटरचेंजेबल होता तो मैं ऐसे नहीं करता, समझो। अगर ये गुड्स इंटरचेंजेबल होता, मतलब तीनों ही पानी की बोतल होती है अलग अलग टाइप की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, मैं टोटल मारता 38, 29, 17, मारो कितना होता है 84, और इसका 85। तो मैं क्या करता, विच एवर इज ओवर 84, तो मेरा आंसर 84 आता। क्या था, इधर देखो अपना आइटम बाय आइटम के तो आंसर कितना आया 85। तो अगर मेरा गुड्स इंटरचेंजेबल है तो मैं इस तरह से करेगा, मेरा गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है तो मैं अलग करेगा। अब यहाँ पे बताओ क्या गुड्स इंटरचेंजेबल था कि अलग था? अलग। क्या? अब बोल कॉपी कर लो, ये सेम कॉपी कर लो। बाकी तुम्हारे, मैं तो पहले वो कॉपी कर
चलो आगे बढ़े। तो ये अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी हो गया। ठीक है, अभी अपने को मेथड समझना है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग टाइप की मेथड आती है। क्या आती है? अलग अलग टाइप की। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल तो ये मेथड मेथड क्यों आई पहले वो समझ लो। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने एक ये फोन लिया, ठीक है, ये आईफोन 14 ही था, ठीक है। ये मैंने लिया 50,000 में, एक बार बड़ा, ठीक है। आईफोन 14 लिए जब नया लेटेस्ट आया था, फर्स्ट एकदम प्री लॉन्च, 80,000 रुपए में। कितने में लिखा? फिर 8-10 दिन के बाद वो लॉन्च हो गया। तो जो मैंने लिया दूसरा वाला फोन वो लिया 70,000, ये भी आईफोन 14। इसके बाद में थोड़ा मार्केट में नया नया आईफोन 15, 17, 18 नया सब आ गया, तो अब ये मुझे मिल गया 50,000 रुपए। आज के डेट में मेरे पास 3 आईफोन हो गए। आईफोन 14 सेम मान लो, मान लेते इसके ऊपर कोई आईएमआई नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि ये आईफोन कौन सा वाला है। ऐसा मैंने 1, 2, 3 आईफोन लिए। अब मैंने क्या किया, इसमें से 2 आईफोन बेच दिए बेटा, ठीक है। एक आईफोन मेरे पास में पड़ा है, ठीक है। अब इसमें दो चीज हो सकती है, या तो आपको पता है कि आपने कौन से वाले बेचे, एक जिसमें आपको पता नहीं होता। जब आपको पता होता है कि मैंने ये वाला बेचा है, ठीक है, तो जो बेचे है वो आप निकाल दो, जो बचा हुआ वो तुमको पता होगा। पर कई बार हमको चीजें पता नहीं होती है कि कौन सा वाला था, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊँ, कोई ऐसी चीज है अपने पास में सिमिलर, बताता हूँ कैसे होंगे अपने पास। सेम सेम सिक्का है, किसी का 5 का। चलो मिल गया, ठीक। अब मेरे पास ये दो 5 के सिक्के हैं, ठीक है। ये दोनों एकदम सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, कोई नाम वाम नहीं लिखा है। अभी मैंने 2 सिक्के लिए, मान लो ये सिक्का मैंने लिया 10 रुपए में, और ये सिक्का लिया 9 रुपए में। अब 2 सिक्के लिए रख दिए। अब इसमें से एक सिक्का मैंने बेच दिया, ये सिक्का पड़ा है। अब तुमको पता है कि ये कौन सा वाला सिक्का था? 10 का लग 9 वाला। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि मेरे पास में कौन सा बचा है। समझ में आया कि नहीं आया? कई बार तो आइडेंटिफाई हो पाता है, जैसे 10 का सिक्का और 5 का सिक्का है, तो वो तो पता चलता है कि हाँ भाई सर ये वाला था, ये वाला था। और कई बार आइडेंटिफाई हो पाता। तो मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने ये जो लिया है फर्स्ट वाला आईफोन, इनके ऊपर वैसे तो नॉर्मली आईएमआई नंबर होते हैं तो पता चलता है। कैसे चला गया? वैसे तो क्या होता है कि मुझे पता चलता कि मैंने कौन सा फोन बेचा कौन सा नहीं बेचा, क्योंकि उसमें आईएमआई नंबर होती है। पर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आईएमआई नंबर है ही नहीं है, एकदम सेम है, पता ही नहीं चलेगा अपने को। तो अब 2 फोन बेच दिए। अब ये जो फोन पड़ा है ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ, क्या हुआ ये अपना? ये कौन सा क्लोजिंग स्टॉक हुआ? तीनों फोन में से कौन सा वाला होगा? आपको क्या लगता है कौन सा वाला होगा? बोलो, कोई भी बोलो एक। क्या? 50,000 वाला। आपको क्या लगता है? फर्स्ट वाला, ठीक है। तो देखो, अब समझना, दोनों कंपनी है, दोनों सेम काम कर रही है। इन्होंने बोला कि ये 50,000 वाला फोन पड़ा हुआ, इन्होंने बोला फर्स्ट वाला पड़ा हुआ 80,000 वाला। एक का स्टॉक कितना आएगा? 50,000। उसी टाइम पे एक का स्टॉक कितना आएगा? 80,000। समझ में आया कि नहीं? अब इसका 50, इसका 80 आ रहा है, इसका इन्वेंट्री 50 पे आ रहा है, इसका 80 पे आ रहा है, तो एज कम्पेयर इससे 30,000 एक्स्ट्रा इन्वेंट्री इनका, तो इनका प्रॉफिट भी 30,000 एक्स्ट्रा हो गया। बिजनेस तो उन्होंने सेम किया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे तो प्रॉफिट मैनिपुलेट कर सकते हो, अपनी मर्जी होगी। आपको लगेगा कि प्रॉफिट ज्यादा हो गया है तो कम वाला दिखाओ, जब आपको लगेगा प्रॉफिट कम दिखाना है तो ज्यादा वाला दिखाओ। ऐसा आप करोगे, ऊपर नीचे करोगे। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, इस बार मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा हुआ है, तो मैं सोचूंगा 50,000 का स्टॉक दिखाऊं, कम दिखाऊंगा तो प्रॉफिट भी कम।
पर मान लो मेरा प्रॉफिट इस बार बहुत बहुत कम हुआ है, तो मुझे लगता है मेरा स्टॉक ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने 80,000 वाला दिखा दिया। सेम चीज के दो दो आंसर आ रहे, तीन तीन आ रहे, क्या ये सही होगा गलत होगा? गलत। इनके इनको वैल्यूएशन करने के लिए कुछ मेथड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कुछ। और अपन ये मेथड पढ़ने वाले हैं, सारा गेम अपने मेथड का है, कौन सा मेथड है, कहाँ पे यूज हो, कितने टाइप के मेथड होते हैं। तो ये क्या बोलता है टोटल तरह, इस चैप्टर में आप जो पढ़ने वाले हो उसमें दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और दूसरा होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। कौन सा होता है पहला? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। दूसरा कौन सा होता है? जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास में दो तरह की चीज होती है कि तो एक तो तुम्हारा गुड्स तुमको आइडेंटिफाई पता चल रहा है कि ये वाला गुड्स है, और दूसरा वाला जहां पे तुम्हारा गुड्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, या फिर अपन ऐसे भी बोलेंगे जहां पे आपका गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं होता है, अलग अलग टाइप का गुड्स होता है, और दूसरा जहां पे तुम्हारा गुड्स क्या होता है, इंटरचेंजेबल। ठीक है, तो जहां पे तुम्हारा गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है वहां पे तो तुमको पता होता है कि ये गुड्स अलग है, ये गुड्स अलग है, तो आराम से काम हो गया। तो इसमें अपन यूज करते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कौन सा यूज करते हैं? मतलब इसमें सिंपल है, ये बेचा है तो ये पड़ा होगा, जैसे मेरे पास में एक BMW कार है, ठीक है, एक मान लो दूसरी कोई कार बोलो मर्सिडीज है, और तीसरी फॉर्च्यूनर है मान लेते हैं, ठीक है। तीन कार मेरे पास में पड़ी है, कितनी कार मेरे पास में पड़ी है? तीन। उसमें से दो मैंने बेच दी, तो मुझे पता है मैंने कौन सी बेची है, कितनी बड़ी कार है सब पता होता है, मॉडल अलग होता है। उस केस में मुझे ये मेथड यूज नहीं करनी है, डायरेक्ट ये वाली होगी, ये बेची तो ये पड़ी होगी, खत्म। ठीक है, बट सुनो ध्यान से, मेरा बिजनेस है गेहूं का, कैसा बिजनेस है? तो एक बोरे में मैंने गेहूं रखता हूँ, तो मैंने 3 किलो गेहूं लेके आ गया जो 20 रुपए किलो लिए, वो उसके अंदर डाल दिए। फिर 2 दिन के बाद मैं वापस 10 किलो गेहूं लेके आ गया जो मैंने 21 रुपए किलो लिए, वो भी उसमें डाल दिए। फिर वापस 10 दिन के बाद मैं वापस गेहूं लेके आया जो इस बार मैंने 25 रुपए किलो ली, भाव बढ़ गए, वो भी उसमें डाल दिए। अब वो गेहूं सब मिक्स हो गए। अब जब आप बेच रहे हो उसमें से, तो आपको थोड़ी पता है ये कौन सा वाला गेहूं बेचा आपने, कि उस बोरे में तो सब मिक्स हो गए, और सारे गेहूं सेम ही होते हैं, तो पता चलता कौन सा वाला बेचा। उस केस में आप कौन सा मेथड यूज करोगे? इस केस में हमको तीन मेथड दिए, कितने मेथड दिए? पहला कौन सा है? फीपो। तो कौन सा है? लीफो। तो कौन सा है? वेटेड। तीन मेथड हम यूज करेंगे। और जहां पे तुम इन्वेंट्री को वैल्यू कर ही नहीं सकते, ठीक है, उस केस में हमको दूसरा वाला मेथड यूज करना है, जिसका नाम है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। क्या नाम है? क्योंकि इन सब में क्वांटिटी चाहिए होती है, कभी कभी ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे क्वांटिटी निकालना पॉसिबल नहीं है, बहुत टास्क वाला काम होता है, तो उस केस में हम ये दूसरा वाला यूज करेंगे, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। उसका उसमें एक मेथड है, इसका नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। क्या है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, ये यूज करना है। तो मोटा मोटी आपको ये स्पेशल आइडेंटिफिकेशन तो पता ही हो, छोड़ो, फिफो लिफो वेटेड एवरेज और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, चार मेथड अपने को देखनी है। ये चार्ट बना दो, चलो नोटबुक में चार्ट बनाओ फटाफट।
तो अभी अपने को ये मेथड पढ़नी है। फिलहाल हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फर्स्ट मेथड, इसका नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या नाम है इसका? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बड़ा सिंपल बोलता है। ये क्या बोलता है कि जब आप कोई सामान परचेज करते हो, जब आप बेचोगे तो जो पहले आया होगा वही तुमने पहले बेचा होगा। समझ में आया? ताकि तुम्हारे पास में जो बचा होगा वो लेटेस्ट माल होगा। कौन सा माल होगा? क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? इसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो तुमने पहले बेचा। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास में तीन आइटम है, एक दो और ये तीन आइटम है। पहले ये ली, फिर ये ली, फिर ये ली। जब मैं बेचूंगा तो पहले ये वाला बेचूंगा जो पहले आया, फिर ये बेचूंगा और फिर ये बेचूंगा। तो दो आइटम सेल होगी, एक बची है मेरे पास में, तो ये लेटेस्ट वाली मेरे पास में पड़ी होगी, बाकी दो पुरानी वाली मैंने बेच दी होगी। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलते हैं FIFO मेथड। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर मैं FIFO मेथड यूज कर रहा हूँ, तो जो मेरा एग्जांपल था कि तीन मोबाइल परचेज किए मैंने अलग डेट पे, तो इसमें जो पहला वाला फोन है वो मैंने बेच दिया, दूसरा वाला भी बेच दिया, तो मेरे पास में जो पड़ा होगा ये लास्ट वाला फोन ही होगा, 50,000 वाला। इसे बोलते हैं FIFO मेथड। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, समझा? इसके ऊपर अपने क्वेश्चन करना है। चलो, तो इसका मतलब जब भी FIFO मेथड यूज करूंगा तो मेरे पास में जो इन्वेंट्री होगा वो पुराना होगा कि नया होगा? नया। नया मेरे पास पड़ा होगा, फिर पुराना तो बेच दिया। तो देखो, अ मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ अ कंडेंसर व्हिच ही यूज्ड व्हाइल द मैन्युफैक्चर रेडियो सेट। 4 दिसंबर को उसने 900 यूनिट परचेज किए 50 रुपए के हिसाब से। फिर उसने 400 यूनिट और परचेज किए, बट भाव बढ़ गया, 55 हो गया। फिर उसने 11 दिसंबर को 300 यूनिट परचेज किया, बट भाव 55 हो गया। फिर 19 दिसंबर को 200 और परचेज किया तो भाव 60 हो गया। फिर 28 दिसंबर को 800 और परचेज किया तो भाई भाव कम हो गया, 47 हो गया। टोटल इसने अभी तक कितना परचेज किया है? 2600 ये परचेज किया है क्वांटिटी। अब इसमें से 1600 यूनिट अभी तक इसने बेच दिए, 18 दिसंबर तक 1600 बेच दिए। तो 2600 में से 1600 गए, कितने बचे होंगे? 1000। अब ये 1000 कौन से वाले होंगे? इतने सारे हैं, इसमें से कौन से होंगे? ठीक है, तो जो लेटेस्ट वाले होंगे ना वो होंगे। तो हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग कट भी कर सकते हैं। पहले मैं लॉन्ग कट बताता हूँ, देखो लॉन्ग कट कैसे होगा वो समझ लीजिए। हमने कितने बेचे? 1600 बेचे। सबसे पहले 900 बेचे होंगे, फिर ये 400 बेचे होंगे, फिर ये 300 बेचे होंगे। तो काउंट करो, अभी तक 900, 400, 300, 1600 हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो मेरे पास में कौन से बचे होंगे? ये दो। ठीक है, या दूसरा डायरेक्ट मैं शॉर्टकट यूज कर सकता था। शॉर्टकट क्या था कि मैंने टोटल 2600 में से 1600 बेच दी, तो मेरे पास कितने बचे? 1000। उल्टे चलेंगे कि 1000 में से ये 800 ये वाले होंगे और 200 ये वाले होंगे, ये वाले मेरे पास में पड़े होंगे। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो देख लो क्या बोला। 1000 जो यूनिट है उसमें से 800 यूनिट तो पुरानी वाली होगी, 28 दिसंबर वाली, और 200 यूनिट 19 दिसंबर वाली होगी। तो आप देखिए 800 इंटू 47 के हिसाब से 37,600, और 200 इंटू 60 के हिसाब से 12,000 ये वाली। टोटल तुम्हारा इन्वेंट्री का वैल्यू कितना होगा? इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर समझ में आया कि नहीं आया? तो 37,600 और 12,000 कितना होता है? 49,600 योर इन्वेंट्री। क्या किया हमने? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक का भाव 60 तो 200 कितना, एक का भाव 47 तो 800 कितना, मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट योर आंसर। किया 1600, 12,000 आता है, 37,600 को ऐड किया। समझ में आया ये वाला मेथड? कौन सा मेथड है ये अपना? FIFO मेथड। इसका आंसर कॉपी कर लो।
आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड समझना, इसका नाम है लीफो मेथड। क्या नाम है इसका? अगर फुल फॉर्म पढ़ते हो तो समझ में आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया, इन हुआ, वो पहले जाएगा। यहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है। लोग बड़े शाणे होते हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं, जो लेटेस्ट माल होता है वो उठाते हैं और पुराना तुम्हारे पास में छोड़ के जाए। ये कहाँ पे होता है? ऐसे बिजनेस में होता है जहाँ पे उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है ना, कम होती है। मान लो दूध वाला बिजनेस है, 50 वाला बिजनेस है, दूध की थैली लेने तुम गए, एक दूध की थैली 2 दिन की बात की है और एक अभी वाली है, तुम कौन सा लोगे? अभी वाला, फ्रेश वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पे क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं डेट, ये 3 दिन पुरानी है, ये 1 दिन पुरानी है, तो 1 दिन पुरानी उठा लेंगे, नई वाली पहले उठा लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे उल्टा होता है, लोग जब लेते हैं तो नया माल पहले लेते हैं। बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मली ये मेथड अलाउ नहीं होती है, क्योंकि रियल लाइफ में सामने वाला बहुत दुकानदार बहुत शाना होता है, वो नया माल निकालता ही नहीं जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक। ठीक है, इसके लिए रियल लाइफ में अगर कोई बोले क्या ये मेथड रियल लाइफ में ज्यादा कुछ ऐसा यूज होता है क्या, आंसर इज नो। ठीक है, तो अब इसको अपने को क्या करना है, जो सेम क्वेश्चन जो अपने ऊपर किया इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसी को अपने को लिफो से करना है। बट वेट, ये बोल रहा है कि जो 1600 यूनिट बेची है आपने, वो उसकी डेट इस बार दे रखी है। लास्ट टाइम डेट नहीं थी, इस बार डेट दे रखी है। तो अभी अपने को पूरा एक टेबल बना के करना पड़ेगा। एक पूरा टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो डेट वाइज चलना है, कैसे चलना अपने को, अपन इसको डेट वाइज चलेंगे, टेबल बनाएगा प्रॉपर। कैसे टेबल बनेगा वो देख लो। ये तुम्हारे बीकॉम में भी, हाँ ध्यान रखना, ये चैप्टर आपके बीकॉम में भी है। यहाँ पे अपन कैसे करेंगे इसको, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, सबसे पहले डेट क्या आएगा, सबसे पहले तुम्हारा डेट। अब तुम यहाँ पे 2-3 चीज करोगे। सबसे पहले परचेज करो, क्या करोगे? परचेज। तो ये तुम्हारा परचेज। अब इसमें 3 चीज लिखना, एक तो लिखना क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी परचेज किया है, दूसरा क्या रेट पे किया है, तीसरा क्या अमाउंट पे। ठीक है, फिर आता है इश्यू। अब अपन लिखेंगे इश्यू यानी सेल। इसमें भी सेम, क्या क्वांटिटी पे किया है, क्या रेट पे, क्या अमाउंट हो गया इसका। ठीक है, लास्ट में तुम्हारा फाइनली तुम्हारे पास में आएगा बैलेंस। इसमें भी 3 चीज आएगी, क्वांटिटी आएगा, रेट आएगा, लास्ट में क्या आएगा, अमाउंट। बस 3। क्वांटिटी आ गई, आ गया, क्वांटिटी आ गई। ऐसा एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, डेट वाइज चलना है। तो यहाँ पे 5, 20, 29 है, यहाँ पे अपने पास में 4, 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 तारीख आएगी, चले 4 दिसंबर। साल दे रखा नहीं है, कोई बात नहीं। 900 क्वांटिटी परचेज की बेटा, तो परचेज में 900 क्वांटिटी आ गई। क्या रेट से परचेज की है, 50, कितना हो गया, 45। ठीक है, इश्यू कुछ नहीं किया, मेरे पास बैलेंस में भी 900, 50, 45,000 हो गया। क्या ये समझ में आया आपको? ये फर्स्ट डे हो गया। फिर दूसरा डे कल आ गया, 5 दिसंबर। कौन सा डे आएगा, 5 दिसंबर। अब क्या किया, परचेज किया, इशू किया, इशू। तो ऑप्शन नहीं अपने पास, बैलेंस में जो पड़ा है उसी में से कर सकते हैं। तो बैलेंस में एक ही है तो वही उसमें से किया होगा। कितना इशू किया है, 500। अब रेट तो एक ही अपने पास में है, 50 वाली, तो 50 के हिसाब से कितना हो गया, 25। अब बैलेंस में 900 में से 500 गया, कितना बच गया, 400। 50 वाला कितना बच गया, 20। क्या ये समझ में आया? दूसरा दिन, तीसरा दिन कौन सा आ रहा है बताओ?
10 दिसंबर क्या किया अपन ने, परचेज कितना किया है 400, क्या रेट से किया है 55 के हिसाब से, कितना हो गया 22,000। अब समझो, अब आप इसको मिक्स नहीं कर सकते, ये अलग है, अलग लिखना। तो पहले 400 वाला तो मेरे पास था ही था, ये मैंने वापस लिख दिया कि मेरे पास 400 वाला तो पड़ा ही है, प्लस 400 वाला ये और आ गया, ये 55 वाला और आ गया 22,000। तो मेरे पास में एक तरह का गुड्स नहीं है, कितने टाइप का गुड्स है, 2 टाइप का, ऐसा है समझ में। अभी उसके बाद कौन सी डेट है, क्या किया है, फिर परचेज किया, कितना किया है 355 के हिसाब, नहीं क्या रेट है 55 है, कितना हुआ 16,500। अब देखो, अब 400 ये वाला 50 के हिसाब से 20,000, 400 वो 55 वाला 22,000, और 300 ये 55 वाला 16,500। इस तरह से मेरे पास में 3 गुड्स हो गए। समझ में आया तुमको, आगे बढ़िए। फिर क्या किया है, कौन सी डेट है 19 दिसंबर, फिर से परचेज है, कितना किया 200, क्या रेट से किया है 60, कितना हो गया 12,000। अब सुनना वापस सब लिखते हैं, 400 तो मेरे पास था ही था 50 वाला 20,000 हो गया, 455 वाला 22,000 हो गया, 300 भी 55 वाला 16,500 हो गए। तो इतने कंटेनर मेरे पास में हो गए। एक अभी एक नया और आ गया 260 वाला 12,000। चलो इसके बाद बताओ 30 दिसंबर, समझा, देख कहाँ से नहीं समझा, स्टार्ट से 5 दिसंबर के बाद, ये 50 कहाँ से आया, क्वेश्चन में दे रखा, देख रेट दे रखा है अपने को 50, समझ। ये तो समझ, पानी की बोतल है, उन्होंने सबसे पहले 900 पानी की बोतल ली, क्या रेट से ली 50 रुपए के हिसाब से, कितना वैल्यू हो गया 45,000। उसके बाद उन्हें क्या किया 500 बोतल उसी में से बेची थी। अब तेरे पास ऑप्शन थोड़ी है, वही जो पड़ी होगी वही बेची होगी, तूने कौन सी बेची होगी, जो तेरे पास में पड़ी होगी वही बेची होगी। यहाँ पे देख, तूने किस ये 50 किस में से बेची होगी, इसी में से बेची होगी, बैलेंस में से, ये सेम 50 रेट वाली बेची। अब 900 में से 500 बेच रही, कितनी पड़ी है 400, ये 400 आ गई। इसकी रेट कौन सी होगी 50 ही होगी, 50 आ गई, तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। अब तेरे पास में वो पड़ा था, अभी तूने ये और खरीद लिया, तो वो प्लस ये, अब तेरे पास में कितनी होगी, कितनी होगी। अभी तूने वापस एक और परचेज कर ली, तो दो तो ऊपर की थी प्लस एक और एक्स्ट्रा आ गई, ये आ गई। अब 3 तो थी वापस में परचेज कर ली, तो ये इसमें और ऐड हो गया 400। समझ में आया। अभी क्या हुआ, अब आप बेच रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, अब सुनना ध्यान से, कितनी बेची तुमने 600। अब क्वेश्चन उठता है कि आपके पास में ये लॉट पड़ा है, दिस इज योर लॉट, इसमें से आप बेच सकते हो, ये बैलेंस ये था, तो 600 आपने इसी में से बेची होगी। बट कौन सी वाली बेची, ये वाली बेची, ये वाली बेची, ये वाली बेची कि ये वाली बेची। तो यू आर यूजिंग लीफो मेथड, लास्ट थे, तो सबसे पहले आपने ये 200 ये वाली बेची होगी, 600 बेचिए, तो 300 ये वाली बेची होगी, अभी 100 बची, 100 इसमें से बेची होगी। समझ में आया, तो रेट वो वाली देंगे अपन। तो अभी देखो, अभी जब बेचेंगे तो अपन कौन सी लेंगे वो देख लो। सबसे पहले 260 वाली 12,000, समझ में आया। फिर 355 वाली कितना हो गया 16,500। अब 400 नहीं 600 ही बेची है, अपने को 100 चाहिए, कितनी चाहिए 100, वो 55 वाली, तो 5,500। अब अपने पास में बची कौन सी होगी वो बताओ। तो जब देखो नीचे वाली गायब हुई, वो वाली, तो एक तो बची है 300, तो बची है अपने पास में 55 वाली, और 400 यूपी 50 वाली एज इट इज बची है। तो ये 300 इंटू 55 करो कितना होता है, ये बात। इस तरह से अपने के पास ये स्टॉक आएगा। बोलो समझ में आया तुमको, समझा पीछे, आगे बढ़िए। अब कौन सी डेट है 28 तारीख को, 28 दिसंबर को फिर परचेज किया, कितना किया 800, क्या रेट से किया है 47, कितना हो गया 37,000।
अब देखो पुराना तो माल था ही था, तो 355 वाला 16,500 तो था ही था, 450 वाला 20,000 भी यूं कहीं हुआ है। समझ में आया? अभी ये 847 वाला 37,600 और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है बचा। अभी इसके बाद कितना इशू किया? 29 दिसंबर को 500, किस में से? लीफो में कौन से में से करूंगा? लास्ट में से 800 में। तो 500 इशू किया 47 वाले में से किया, क्या करूँ मल्टीप्लाई, कितना होता है? 23। ठीक है, अभी देखो अभी कौन सा बचा होगा वो देखिए। 300 तो एज इट इज ऊपर वाला तो सेम बचा है, वो तो सेम ले लो, उसको तो छेड़ा ही नहीं है। 450 वाला 20,000 वो तो भी सेम का सेम है। अब 800 में से 500 गया, कितना बच गया? 347 वाला, चलो कितना होता है? 141, ये वाला 14,100, बस खत्म हो गया, राइट? क्या ये समझ में आया? तो अभी लास्ट में मेरे पास में जो इन्वेंट्री होगा वो कौन सा होगा वो देखिए। तो लास्ट में फाइनल आंसर 300, सबको ऐड कर लो, लास्ट वाला बचा है ना उसको ऐड कर लो। 16,500 प्लस 20,000 प्लस 14,100 को ऐड करो। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कितना होगा? 50,600। तो देख लो ये आंसर फाइनली तुम किया 50,600। क्या ये तुमको समझ में आया? ये तुम्हारा हो गया इन्वेंट्री। क्या हो गया तुम्हारा? बोलो, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, कॉपी कर लो। ठीक।
आगे बढ़े जल्दी। ये हो गया आपका लीफो मेथड। कौन सा मेथड हो गया? आगे बढ़ रहे हैं अपन। इसके बाद में कौन सा मेथड आएगा? वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा आएगा? अच्छा, उससे पहले एक और मेथड है, तो बेसिकली कोई मेथड नहीं है, तुमको बड़ा मजा आएगा। उसका नाम है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। क्या नाम है इसका? वो तो क्या बोलता है कि जो तुम्हारी प्राइस है उसका एक सिंपल एवरेज निकाल दो। मतलब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से कर रहे हैं सेम क्वेश्चन को, तो ये बताइए इस इलस्ट्रेशन में हमने क्या क्या प्राइस पे गुड्स परचेज किया है। तो बताओ जरा कौन कौन सी प्राइस थी। तो पहली प्राइस थी 50 रुपया, कितना थी? दूसरी थी 55 रुपया, फिर था वापस 55, फिर था 60 रुपये, और फिर था 47 रुपीज़। डिवाइड बाय इसका एवरेज 5 कर लो, कितना आया? 53.4। ये एवरेज प्राइस आ गया ये। अब तुम्हारे पास कितनी क्वांटिटी बची है? तो सर हमारे पास में 2600 में से 1600 बेच दी, 1000 क्वांटिटी बेची है, तो इंटू 1000 कर लो बस। 53,400 क्या आएगा? 53,000। बस हो गया, यही था, इतना सिंपल। प्राइस का एवरेज निकाल दो, ठीक है? तो ये प्राइस मिल गई, जितनी यूनिट बची है, क्वांटिटी बची है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बहुत सिंपल था, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिंपल एवरेज प्राइस में। बोलो समझ में आया ये वाला? चलो कॉपी कर लो ये वाला, कॉपी कर लो। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ये। शुरू किया हमने। चलो हो गया, ठीक है? अभी अपने को निकालना है वेटेड एवरेज प्राइस। क्या समझना अपने को? वो भी अच्छा है, उसमें क्या होगा वो समझो। सेम इलस्ट्रेशन को अपने को वेटेड एवरेज प्राइस से करना है, तो अभी कर रहे थे उसी को करना है वेटेड एवरेज प्राइस से। अब क्या होगा वो देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मेट तो सेम है, यानी कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्रीज। वेटेड एवरेज मेथड आ गया, बराबर है? अब समझो, सबसे पहले आता है वही फॉर्मेट, डेट, ठीक है? फिर तुम्हारा परचेज, फिर इश्यू, लास्ट में। अब वापस इनर कॉलम में क्वांटिटी, क्वांटिटी आ गया, फिर रेट और अमाउंट। वापस यहाँ पे क्वांटिटी,
रेट, बस यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, इस तरह से तुम्हारा फॉर्मेट। तुम्हारा ठीक है। अब वही डेट वाइज बोलो। December 4 क्या रेट से परचेज किया है? 950, 45,000। ठीक है, तो अभी तो ये देखो ये का ये आ गया 950, 45,000। फिर 5 दिसंबर को इशू किया है, कितना इशू किया है? 500। अब रेट तो ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, एक ही रेट थी 50, तो वही किया होगा 25। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें क्या करना है, इस वाले मेथड में आपको वेटेड एवरेज रेट निकालना। तो कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। क्या करेंगे? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो 45 में से 25 इशू किया तो कम हो गया, तो 45 में से 25 माइनस कर लो, कितना बच गया? 20,000। 900 में से 500 माइनस कर लो, कितना बच गया? 400। तो जो रेट आएगी वो 20,000 डिवाइड बाई 400 निकालोगे। तो हालांकि इधर 50 ही आ रही है, बट आगे चेंज भी होगी। आगे थर्ड वाला डेट डेट बताओ। 10 तारीख, 10 दिसंबर, क्या किया? परचेज, क्या रेट से परचेज किया है? 55, कितना हो गया? 22,000। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि यहाँ पे परचेज किया तो बढ़ गया, तो 400 प्लस 400 कितना होता है? 800। और 20 और 22 कितना हो गया? 42,000। अब इसमें रेट अभी निकलेगी बाद में, तो 42 डिवाइड बाय 800 करो, कितना होता है? यस, इसमें इस तरह से रेट निकले 52.5 के बाद। क्या ये समझ में आया तुमको? ठीक है, तो इसमें इस तरह से अपने को रेट निकालनी है। आगे बढ़िए, अब कौन सी डेट आएगी? 11 दिसंबर। क्या किया है? कितना? 300। क्या रेट से किया है? तो परचेज तो जो है सो है, वो तो सेम ही आएगा। करो मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, अब देखो 800 प्लस 300 कितना हो गया? 1100। तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, अमाउंट कितना है? 42 प्लस 16, 500। 42 प्लस 16, 500, 58,500। अब डिवाइड करो 53.18। क्या ये रेट हो गया? आगे बढ़िए, 19 दिसंबर कितना परचेज किया है? 200। क्या रेट से? ये तो 12,000 हो गया। अब देखो इसमें कैसे रेट बाद में निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे क्वांटिटी। 1100 प्लस 200 1300 हो गई। 58,500 प्लस 12,000 कितना? 70,500। अब डिवाइड करना, अब रेट निकलेगी इसमें कितना? 54.23। क्या ये समझ में आया? आगे बढ़िए, इशू किया है, कितना किया है? 20 दिसंबर को कितना इशू किया है? 600। अब देखो ऑप्शन नहीं है अपने पास, एक ही रेट है। लास्ट में तो 2-3 रेट थी, इसके लिए वो थी, तो एक ही रेट है ना। लास्ट डेट पे रेट कितनी है? 54.23। तो आप लेंगे, करो 32.23। 1300 में से 600 माइनस कर लेना, 700 बच गया। 70,500 में से 32,538 माइनस कर लो, 37,375, 37,962। अब डिवाइड कर लो, हाँ उसी में आए 54.2। 20 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर परचेज है, कितना है? 847। करो मल्टीप्लाई 21,600। ठीक है,
25 ही बोला ना आपने। चलो, अब 500 प्लस 800 कितना हो गया? 1500। 37,962 माइनस 37,600 करो। प्लस करना, सॉरी प्लस करना है, परचेज के ना। 7 वाला 50 50.37 बराबर है। उसके बाद भी है, लास्ट है 29 को इशू है, 29 दिसंबर। क्या इशू किया है? 500। रेट वही है 50.37 के हिसाब से करो, कितना होता है? 2 1500 में से 500 गया, कितना बच गया? 1000। अमाउंट में से माइनस करो वो 50377। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3.37। अब जो बताओ तुम्हारा इन्वेंट्री जो आएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा इस मेथड से 50,377। ये वाला था वेटेड एवरेज में, समझा? 50,003। बोलो, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते। समझ में आया? इसमें क्या करते हैं अपन, वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। अपने को रेट मिल जाता है, उस रेट को बोलते हैं वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं उसको? वेटेड एवरेज। कॉपी कर लो।
ठीक है, बोलो समझा ये वाला आपको? तो डाउट है तो बताओ पहले। तो ये आपकी थी सारी की सारी जो मेथड थी, ये थी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। कौन सी थी? अभी पढ़नी तुमको नॉन हिस्टोरिकल। मुंह से मुझे समझ में आ गया कि तुमको क्या चाहिए। बस एक चीज में समझ रही है साथ में। कितना ब्रेक लूंगे? बस अब हम घर पे ही चले जाओ ना तुम लोग। बराबर ना, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, कोर्स फिर हमको मत बोलना, ठीक है? चले जाओ जाओ। मुझे क्या, मुझे तो अच्छा है ना, छुट्टी मिलेगी मुझे तो जल्दी। तो उनसे बात कर लो। नहीं, मैं क्यों बात करूँ? ठीक है, तो तुम बोल दो कि सर हमको जल्दी छोड़। नहीं नहीं, बोल दो तुम। चलो ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। 15 लास्ट, चलो 15 नहीं।